जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट किए थे मुगल काल। और मुगल काल का हमने एक छोटा सा परिचय आपको दिया था कि हम लोग मुगल काल को कैसे पढ़ेंगे। जैसे कई तरीके हैं पढ़ने के। जैसे एक तरीके से मुगल काल में कुल टोटल शासक हुए। जैसे ये है मुगल काल के शासक क्या है, देखिए ये है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद बहादुर शाह आएगा जो कि उत्तर मुगल काल में चल जाएगा। ठीक। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अब ये शासक हैं मुगल काल के। और इन शासकों के क्रम में हम लोग मुगल काल को कैसे पढ़े। एक तो होता है ये कि हमने बाबर को उठाया और बाबर का पूरा हिस्ट्री पढ़ डाला, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे मनसबदारी हो, चाहे कुछ भी हो, एनी रिस्पेक्ट, कुछ भी हो, टोटल हम लोग बाबर के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, जिसको राजनीतिक इतिहास कहते हैं, चाहे मनसबदारी व्यवस्था हो, शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी, चाहे चित्रकारी हो, चाहे साहित्यों से संबंधित हो, चाहे कोई स्थापत्य हो, ये तमाम चीजें बाबर का एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक। फिर इसके बाद हुमायूं का पढ़ेंगे, फिर अकबर का पढ़ेंगे, फिर जहांगीर का, फिर शाहजहां का, फिर औरंगजेब का, फिर बहादुर शाह प्रथम, द्वितीय। एक तो तरीका एक हो गया, ये हो गया कि एक एक राजा को उठाएंगे और पढ़ते चलेंगे। एक राजा उठाया, उसको पूरा खत्म किया ए टू जेड, फिर दूसरा उठाया, उसको ए टू जेड, फिर तीसरा, ऐसे। एक तो ये तरीका होता है। लेकिन मेरा ये तरीका नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं आपको इसलिए दूसरे तरीके से बताऊंगा क्योंकि जो हिस्ट्री होती है ना, जो इतिहास होता है ना, उसको कहा जाता है एक निरंतरता एवं परिवर्तन। कि जो निरंतरता, काल के समय जो निरंतरता हुई, एक कंटिन्यूटी, और जो चेंजेज हुए, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। हिस्ट्री यही है कि जो समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें कि 2025 का आप बता रहे हैं कोई चीज, और फिर तब तक इसके बाद सीधे उठा कर चले गए कि 516 बीसी का बताने लगे। तो 516 बीसी या 2025 कितना डिफरेंस है। तो अगर एक क्रम वाइज 516 बीसी के बाद फिर 400, 300, फिर 200, ऐसे करते करते जो घटनाएं घटित हुई, जो चेंजेज हुए घटनाओं में, उस हिसाब से हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो यही होता है इतिहास। ठीक। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ये हैं आपके मुगल काल के शासक। एक तो मैंने बताया कि जो तरीका सब लोग अपनाते हैं कि बाबर को उठाए पूरा पढ़ा दिया, फिर अकबर को उठाए पूरा पढ़ा दिया, ये तरीका मेरा मुझे नहीं ठीक लगता है। और जब मैं आपको ये लेक्चर पूरा पढ़ा लूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे है। आज तो मैं आपको काल के बारे में बताऊंगा कि मुगल काल में काल की स्थिति क्या है। तो जैसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने काल उठाया, काल मतलब टाइम पीरियड। अब बाबर का टाइम पीरियड क्या है, हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, इन सब का एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप एक साथ इन सब का पढ़ेंगे, तो एक निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है इन सब में, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा आप बाबर का पूरा इतिहास पढ़ते रहिए, रटते रहिए, फिर हुमायूं पे आइए, उसका भी पढ़िए। और इस तरह पढ़ेंगे, काल के रिस्पेक्ट में सबका हमने पढ़ा, फिर स्थापत्य के रिस्पेक्ट में, फिर कब्र के रिस्पेक्ट में, कौन कहाँ मरा, कैसे कैसे। ठीक। फिर आपका साहित्य के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही हम लोग एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक। तो काल उठाएंगे। ठीक। आज हम किसको उठाने वाले हैं, काल। इसी काल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टाइम पीरियड, काल मतलब टाइम पीरियड, इसका समय क्या था। जैसे बाबर का 1526 से 30 आप जानते ही होंगे, अब तक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले काल, कि मुगल काल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बल्कि, मुगल काल।
जैसे आपको ये लगे कि मुगल काल और इसमें भी काल, ठीक है? इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे? काल के बारे में। तो काल मतलब आप जान ही रहे हैं, टाइम पीरियड। यानी कि हम आज सभी राजाओं के टाइम पीरियड, सभी शासकों के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको पीछे से रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज़ कर दूँगा, तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएँगी, रिकॉल हो जाएँगी, ठीक? जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपके पहले ही लेक्चर, मेडिएवल हिस्ट्री के पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, जाके आप देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा केवल आपको हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 1526 में क्या हुआ? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की मुगल वंश की नींव रखता है। इतना तो आप जानते ही हैं। इस बात को मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अब आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। इसके बाद भी यदि याद नहीं हो रहा है तो आप बेहूदे हैं। साफ सुथरी ये बात जानिए। या आप उस चीज को सही से देखा नहीं। आपने उस लेक्चर को सही से देखा नहीं। ठीक है? ये चीज याद हो जानी चाहिए आपको कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर, हराकर मुगल वंश की नींव रखता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। इतना तो आप जानते हैं, ठीक? 1526 के बाद एक और टाइम पीरियड आता है 1707। इसकी भी चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूँ। 1707 में क्या हुआ था? जाके वीडियो को देखिएगा। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो अब मैंने 1707 और औरंगजेब की मृत्यु ही क्यों ली? उसका ही टाइम पीरियड मैंने क्यों लिया? ये भी तो दिमाग में आना ही चाहिए आपको। आपके दिमाग में पता नहीं कुछ आता है कि नहीं आता, कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं इन सब के बारे में, कि रटते ही हैं इतिहास। इतिहास का मतलब है कि कंसेप्ट समझिए। अगर कंसेप्ट समझेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी उसके बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको सच बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें फैक्चुअल है, तो जाहिर सी बात है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो थोड़ा बहुत आपको, वो भी आपको रटना नहीं है, बार बार आप रिवाइज कर लीजिए बस, ठीक? तो 1707 में औरंगजेब की क्या हुई? मृत्यु हुई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक तरह से कहिए कि मुगल काल समाप्त हो गया, कोलैप्स हो गया, और आ गया क्या? उत्तर मुगल काल। क्योंकि अब कोई ऐसा शासक नहीं बचा था जो मुगल काल को कंसोलिडेट करे, संगठित करे, ठीक है? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, और यही यही 1707 तक, यही जो काल है, यहाँ से लेके 1526 से 1707 तक का जो काल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुगल काल, ठीक है? ये हो गया आपका मुगल काल। तो मुगल काल का ये, अच्छा, मुगल काल में शासक कितने हैं? देखिए, मैंने ये भी आपको बताया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये क्या है? औरंगजेब। ये औरंगजेब। इसके बाद कौन आता है? इस औरंगजेब के बाद कौन आता है? बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। अब आप सोचेंगे कि बहादुर शाह प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय का क्या मतलब है? हालांकि ये चीज मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूँ। प्रथम द्वितीय का मतलब, मान लीजिए कोई एक वंशावली है। अब उस वंशावली में एक ही नाम से कई राजा आ रहे हैं,
तो जो सबसे पहले आएगा उसको फर्स्ट कहेंगे, प्रथम कहेंगे। फिर उसी नाम से जो दूसरा राजा आएगा उसको द्वितीय कहेंगे। फिर उसी नाम से तीसरा राजा आएगा उसको तृतीय कहेंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि शासकों को बाइफरकेट करना है, अलग अलग करना है ना भाई। कैसे पता चलेगा? बहादुर शाह दो बार नाम आ रहा है, तो कैसे आप क्लियर करेंगे कि पहला वाला है कि दूसरा वाला है? इसीलिए प्रथम और द्वितीय रखा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद आता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम B1 से मान लीजिए कर लेते, 1707 के बाद वही आता है। ठीक। और बहादुर शाह प्रथम के बाद फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, इसको हम B2 कर लेते हैं। प्रथम और द्वितीय। द्वितीय को ही हम किस उपाधि से जानते हैं? जफर। द्वितीय को ही हम जफर की उपाधि से जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को ही हम लोग जफर की उपाधि जानते हैं। ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1526 से 1707 भजसा, जिसको हम लोग आपको ये मैंने ट्रिक भी बताई थी, मुगल काल के शासकों को याद करने के लिए भजसब बताया था, जाके देखिएगा। तो 1526 से 1707 मुगल काल, 1707 से फिर 1857 58, यहां तक आएगा क्या? उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल कहाँ तक? 1757 58 तक उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल में दो शासक हुए, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जानते हैं। जफर, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक। उसकी उपाधि थी जफर। ठीक। 1857 58, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व प्रदान किया गया कि आप ही हमारे राजा रहेंगे और आप ही को राजा मान के हम लोग लड़ेंगे। ठीक। लेकिन बाद में बहादुर शाह दुर्ती को पकड़ लिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, बहादुर शाह दुर्ती को। तो 1857 58 में बहादुर शाह दुर्ती को पकड़ लिया जाता है, इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1857 58 में इनको पकड़ लिया था, यहीं पे मुगल काल की समाप्ति भी हो जाती। कैसे? महारानी के घोषणा पत्र द्वारा मुगल काल को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक। 1857 58 में ही महारानी के महारानी के घोषणा पत्र द्वारा मुगल काल समाप्त। अब यहाँ से अंग्रेज पूरी तरह काबिज हो जाते हैं। ठीक। हालांकि वो 1600 से ही स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन 1857 58 तक पूरा तरह मुगल काल को एकदम समाप्त कर दिया। ठीक। अब अब मुगल काल की जो बहादुर शाह दुर्ती है, इसको कहाँ पे रंगून निर्वासित कर देते हैं? तो रंगून निर्वासित करते हैं तो 1862 के आसपास, 1862 में ही जफर की, यहाँ पे लिख देता हूँ, रंगून निर्वासित और जफर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है? जब रंगून जाएगा तो रंगून में ही मृत्यु होगी। तो रंगून में मृत्यु हो जाती है और रंगून में ही इसकी कब्र बन जाती है। अब कब्र की चर्चा मैंने क्यों की? क्योंकि कब्रों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि काल के बाद मैंने कब्र को आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बहादुर शाह दुर्ती को रंगून निर्वासित कर 1862 में जफर की बहादुर शाह दुर्ती की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? रंगून में ही। और रंगून में ही उसकी कब्र भी बन जाती है। ठीक। तो ये मोटी मोटा है कि मुगल काल और उत्तर मुगल काल कैसे कैसे ये है और ये है। ठीक। इसको आप ऐसे ही आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अब इससे आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे है। ठीक। अब हम उठाएंगे काल, फजसब के पूरे काल को पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है।
अब हम मुगल काल का पहला टॉपिक है काल। और काल के रिस्पेक्ट में हम लोग सभी राजाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम पीरियड काल। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये मैंने बोर्ड पे बनाया है, इसको पहले समझ लीजिए। अभी आप इसको नोट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और मैं आपको रीजनिंग की तरह बताऊंगा, एकदम रीजनिंग की तरह। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको अभी बताया कि भज शब्द ऐसे आपको याद करना है। कैसे? पी एच ए जे एस ए बी वन बी टू, ये जो भज शब्द है ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये मुगल काल है, ये उत्तर मुगल काल। तो भज शब्द। ठीक, अब इसी को मैं इसी क्रम में काल को मैंने नोट किया है, इसको समझिए अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबर का टाइम पीरियड, बाबर का टाइम पीरियड होता है 1526 से 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पत्थर हराकर मुगल वंश की, इतना तो आप जानते हैं। 1526 बाबर, 1526 से 30 इसका टाइम पीरियड, ये तो आपको लगभग लगभग याद है। बाबर को इतना समय नहीं, पूरी जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा, युद्ध लड़ते लड़ते भागते, 26 27 28 लगातार युद्ध लड़ा, पूरी लाइफ उसकी युद्ध में इसमें चला। जैसे मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक रहा, लेकिन 1206 से 10 तक ज्यादा समय कहाँ, ज्यादा समय मिल नहीं पाया। तो वो भी जो है 4 साल महज रहा, वो भी ऐसे ही चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश था, जो कि आगे आएगा। उसने पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। और ऐबक के पास इतना समय नहीं था कि वो पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट करे, ऑर्गेनाइज। तो ठीक उसी प्रकार बाबर के पास भी समय नहीं पाया, जिंदगी भर युद्ध लड़ा और अंत में भागते भागते मर गया 1530 में। तो मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बाबर नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास समय नहीं था, ये पूरे साम्राज्य को संगठित नहीं करता, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड कौन करेगा? अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? अकबर। ठीक, इतना आप जानिए। अब देखिए बाबर 1526 से 30, 4 साल। ठीक, बाबर के बाद आता है हुमायूं। भज सब मैंने बताया था आपको, याद करने के लिए। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं रहता है 10 साल। ऐसे पहले दिमाग इसको मत देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वैसे दिमाग में रखना है। हुमायूं कितने वर्ष रहता है? 10 साल, 10 वर्ष। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 30, आप जान ही रहेंगे, 1530 से हुमायूं का स्टार्ट, यानी कि 30 से 40। ठीक, तो बाबर के बाद हुमायूं आता है, महज 10 साल रहता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी बीच में, इन्हीं मुगलों के टाइम के बीच में एक आता है शेर शाह सूरी, जो बाबर को गद्दी से हटाकर स्वयं बैठ लेता है। शेर शाह सूरी वो कितने समय तक रहता है? 15 साल। समझ में आई बात? बाबर 26 से 30, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं 10 साल रहता है। फिर हुमायूं को उसकी गद्दी से अपदस्थ कर शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह सूरी ही नहीं, शेर शाह सूरी और उसके वंशज कितने साल रहते हैं? 15 साल। ठीक, फिर इसके बाद 15 साल शेर शाह सूरी और उसके वंशज रहते हैं।
फिर शेरशाह सूरी और वंशज को फिर अपदस्थ करता है हुमायूं, फिर हुमायूं अपदस्थ करता है 1555। फिर आता है 5-6 महीने, फिर राजगद्दी पे रहता है और 56 में चला, 1 वर्ष मान लीजिए, 1555 में फिर ये आ जाता है हुमायूं, 56 में चला जाता है। ठीक, तो कैसे दिमाग में रखते हैं? हाँ, 26-27 बाबर, फिर 10 वर्ष हुमायूं, फिर मुगलों को कौन हटाता है? शेरशाह सूरी और उसके वंशज। कितने वर्ष तक रहते हैं? 15 वर्ष। इसके बाद फिर हुमायूं इन लोगों को हरा के फिर आता है हुमायूं 1555 में, 5-6 महीने के लिए रहता है। इसके बाद हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है। फिर आगे अकबर आता है, अकबर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाबर 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 40, 10 साल रहता है, फिर 1540 से 55, 15 साल शेरशाह सूरी उसके वंशज रहते हैं। ठीक, फिर 1555 और 1556 हुमायूं आता है, 55 में आता है, 5-6 महीने गद्दी पे रहता है और 56 में चला जाता है। इसके बाद जब चला जाता है तो अकबर आते हैं 1556। ठीक, इतना आप समझे। अब थोड़ा सा इसी में और डीप चलना थोड़ा सा हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ आप देखिए कि ये तो दिमाग में आपको होगा कि 10 साल हुमायूं, फिर 15 साल शेरशाह सूरी उसके वंशज, फिर 5-6 महीने या 1 साल मान लीजिए 1555 में रहता है, 56 में। तो यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि हुमायूं का है ये, क्या है ये? मुगल है। और शेरशाह सूरी उसके वंशज क्या है? अफगान। अब देखिए, मुगलों और अफगानों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये शेरशाह सूरी और उसके वंशज क्या है? अफगान है। हुमायूं क्या है? मुगल है। अफगानों ने मुगलों से सत्ता छीन ली। देखिए ना। ठीक, फिर फिर ये हुमायूं माने मुगल अफगानों से सत्ता छीनता है, फिर मुगल वंश को स्थापित करता है और अकबर आ जाता है। तो मुगलों और अफगानों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता है। जैसे अफगान के बारे में यहाँ से समझो, ये है दिल्ली सल्तनत। डीएस का मतलब दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, जिसमें दिलदास खिलजी तुगलक सैयद, ये जो चारों थे ये तुर्क थे, और लोदी क्या था? अफगान था। ठीक, तो लोदी का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम लोदी को किसने मारा? बाबर। बाबर क्या है? बाबर क्या है? बाबर मुगल है। इब्राहिम लोदी क्या है? अफगान है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मुगलों ने सत्ता किससे छीन ली? अफगानों से। ये प्रथम अफगान वंश है, पहला अफगान, इसीलिए इसको प्रथम अफगान से वंश है, इब्राहिम लोदी या लोदी वंश। तो लोदी वंश से सबसे पहले मुगलों ने सत्ता छीनी। फिर आगे देखिए, हुमायूं क्या है? मुगल। अब शेरशाह सूरी उसके वंशज हुमायूं से सत्ता छीन ली, तो शेरशाह सूरी उसके वंशज क्या हो गए? द्वितीय अफगान वंश। प्रथम अफगान वंश कौन सा? लोदी वंश। द्वितीय अफगान वंश कौन सा? शेरशाह सूरी और उसके वंशज। यही देखिए ना कलम, मुगलों ने सत्ता छीनी अफगानों से, फिर फिर कौन आता है? फिर शेरशाह सूरी आता है, इनसे छीन लेता है मुगलों से, यानी अफगान मुगलों से छीन लेते हैं, फिर मुगल अफगान से छीन लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती है और अंततः जो मुगल अकबर। तो ये जो शेरशाह सूरी उसके वंशज है, ये द्वितीय अफगान वंश है। और प्रथम अफगान वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे ही ना, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने क्या बताया? बाबर क्या है? मुगल है। हुमायूं क्या है? मुगल है। शेरशाह सूरी उसके वंशज क्या है? द्वितीय अफगान वंश। प्रथम क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोदी था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, लोदी वंश, वो प्रथम अफगान वंश था। है ना? तो आपको समझ, अब देखिए,
बाबर को मैंने बताया ना कि बाबर 26 से 30 तक रहा और जिंदगी भर युद्ध करता रहा। उसको समय नहीं मिला कि मुगल वंश को संगठित, ठीक है? इसलिए यह संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक ये है। तो जिंदगी भर में देखिए इसके 4 युद्ध। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा लड़ा, 28 में चंदेरी लड़ा, इसमें घाघरा। 4 युद्ध। PKCG, ये शॉर्टकट तरीका मैंने बताया। PKCG, PKCG, ये ध्यान में रखना। बाबर युद्ध लड़े 4, PKCG, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। और 30 में बेचारा लड़ते लड़ते मृत्यु से लड़ रहा था, चला। ये स्थिति थी बाबर, ठीक। अब यहाँ पे बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, 10 साल रहते हैं। अब जब हुमायूं से शेर शाह सूरी और उसके वंशज या द्वितीय सत्ता छीनेंगे, ऐसे ही तो छीन नहीं लेंगे कि गए उनके घर पे और छीन लिए सीधे। युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्यकाल, मध्यकाल में बिना युद्ध के कुछ संभव। युद्ध हुआ तब ये तृतीय अफगान वंश हुमायूं से या मुगल से सत्ता छीन। यहाँ भी देखो, प्रथम अफगान वंश इब्राहिम लोदी को बाबर मारता है, युद्ध करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तब ये सत्ता बाबर के पास जाती है। वही यहाँ यहाँ अफगान इनको हुमायूं के रेल रहा है, तो रेल कर आ जाता है सत्ता शेर शाह सूरी उसको द्वितीय अफगान वंश, ठीक है। 1540 से 1555, 15 साल ये रहा। तो जब युद्ध होगा शेर शाह सूरी और उसके वंशज से, हुमायूं से या मुगलों से, तो 2 युद्ध हुए सत्ता छीनने में। अफगानों ने मुगलों से जो सत्ता छीनी, ये वाला, ये 2 युद्ध, 2 युद्धों से सत्ता छीन। 2 युद्ध, एक तो था चौसा का युद्ध 1548। अब देखिए 1530 से 40 में हुमायूं रहता है, 40 में युद्ध हुआ, तभी तो ये 40 से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। 40 में ही एक युद्ध हुआ खरमाउज का युद्ध, उसके पहले 45 में एक युद्ध हुआ था चौसा का। तो चौसा का युद्ध में हुमायूं लगभग लगभग हार गया, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी शक्तियां बची थी, जो कन्नौज के युद्ध में समाप्त करके सीधे शेर शाह सूरी उसको नियंत्रित कर लेता है, इसको दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लेता है शेर शाह सूरी उसके वंश, ठीक। तो 2 युद्धों से शेर शाह सूरी ने हुमायूं से सत्ता छीन ली, और आगे 2 युद्धों से ही हुमायूं जो है शेर शाह सूरी के वंशजों से सत्ता छीन लिया। 4 युद्ध हैं। आगे हुमायूं 1555 में ही, 1555 में बल्कि लिख देता हूँ, 1555 में 2 युद्ध होते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद। एक मई 55 में होता है, एक जून। दोनों युद्धों के द्वारा हुमायूं फिर से शेर शाह सूरी के वंशजों से सत्ता छीन, फिर से मुगल बना, लेकिन बेचारा ये जो है 5-6 महीने तक रहता है, फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु। अच्छा, इसका मृत्यु भी बड़ा इंटरेस्टिंग से, जो दीन पनाह नगर था, जो आज का एक तरह से दिल्ली मान, दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी थी, उसी लाइब्रेरी, अच्छा ये पढ़ने का बड़ा शौकीन था, किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन, वही किताबें तब पढ़कर अपना सीढ़ी से आ रहा था, और उसी सीढ़ी पे गिरा कहानी, दीन पनाह नगर में, तो उसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरते मृत्यु। अब 1555 में बैठा, 2 युद्ध लड़ा, 6 महीने तक रहा, 56 में कहानी खत्म हो गई, ठीक। कैसे खत्म हुई, और उसके बाद आता है
अकबर किन परिस्थितियों में दिल्ली पे आता है, ये चीज तो मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि अकबर की कहानी बड़ी अजब है। तो अब आपको इतना समझ में आया होगा कि आप कैसे दिमाग में रखें। बाबर आया, 4 साल रहा। बाबर के बाद हुमायूं आया, 10 साल तक हुमायूं रहा। उसके बाद हुमायूं से सत्ता छीन लेगा शेर शाह सूरी, वो 15 साल तक रहे। फिर शेर शाह सूरी से हुमायूं आएगा 1 साल के लिए। फिर इसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। अकबर इतना दिमाग में। अच्छा, छीनेंगे 2 युद्ध से और लाएंगे भी 2 युद्ध से। शेर शाह सूरी चौसा और कन्नौज के युद्ध से छीन लेता है। फिर हुमायूं शेर शाह सूरी के वंशजों से 2 युद्धों से फिर सत्ता छीन लेता है और इसकी फिर एक बार स्थापित। अब यहाँ पे देखा, शेर शाह सूरी तो ये जो 15 साल है इसमें केवल 5 साल शासन किया शेर शाह सूरी। बाकी के जो 10 साल थे वो उसके वंशज की, यानी सूर वंश। ये शेर शाह सूरी उसके वंशज को सूर वंश भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी महज 5 साल शासन किया। 10 साल जो बचे, 10 साल की वो उसके वंशज की। शेर शाह सूरी ने 5 साल में ही इतना काम किया, इतना काम किया। आज भी पूरा विश्व शेर शाह सूरी को याद है। महज 5 साल काम से जाना जाता है शेर शाह। ठीक है, तो ये जो 15 साल था इसमें शेर शाह सूरी 15 साल नहीं कब किया था। इसमें दोनों थे, शेर शाह सूरी उसके वंशज भी थे। शेर शाह सूरी ओनली 5, ठीक, बाकी 10 साल उसके वंशज। तो शेर शाह सूरी को जाना जाता है उसके काम, 5 साल में बहुत काम। अब 2 युद्धों से हुमायूं से छीन लिया गया। फिर 2 युद्धों से हुमायूं ने छीन लिया। अब 2 युद्ध यहाँ, 2 युद्ध यहाँ, 4 युद्ध ये हो गए। बाकी बाबर यहाँ 4 लड़ा है, 4 4 8 युद्ध हो गए। अभी आगे एक युद्ध और आएगा, अकबर का होगा, 9 युद्ध इधर। इन युद्धों को देखकर आप घबराइए। इन एक एक युद्धों की चर्चा में, जब वो पॉलिटिकल हिस्ट्री बताऊंगा इसी में आएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री बताऊंगा उसमें सारी युद्धों की चर्चा। ठीक है, उसे घबराना नहीं है कि साहब युद्ध के बारे में बताइए। अरे भाई मैं सब बताऊं। अभी आप काल के बारे में बता रहा हूँ। अभी आपको काल अब हम आयु की मृत्यु हो गई 1556 में, और 1556 में अकबर आ जाता है। ठीक, अब हम अकबर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बात ये रह गई, इतनी युद्ध याद कैसे। ये तो मैंने बता दिया कि पीके सीजी हो गया, याद हो गया कि बाबर का पानीपत प्रथम, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ये कैसे याद भाई, इतना लंबा चला। इसका भी एक ट्रिक मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक बड़ा प्यारा है। अगर ट्रिक ना बताऊं तो आप लोग वीडियो को देखेंगे। आप लोग को ट्रिक चाहिए पूरी। जितने भी यूट्यूब पे देखने वाले स्टूडेंट हैं सबको ट्रिक चाहिए। और पढ़ाने वाले क्या करते हैं, एक ट्रिक बना दिए, फिर उस ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक बना दी, यानी ट्रिक पे ट्रिक। अरे एकदम क्या बेहूदी हो रही है, ट्रिक पे ट्रिक। कुछ कंसेप्ट भी होता है, ये सारी चीजें ट्रिक पे ट्रिक। हाँ, जो एकदम फैक्ट है जो नहीं याद हो रहा है उसका आप निमोनिक्स बना लीजिए, उसका ट्रिक बना लीजिए। क्या ये फालतू गिरी आप लोग कर। आदमी को जितना ही सुविधा मिलती है वो और सुविधा खोजना चाहता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इन चारों युद्धों को मैं बता ही देता हूँ। आप भी लोग सोचेंगे कि सर क्या कह रहे हैं। ठीक है, चौसा को लिख लीजिए चौ, ठीक, कन्नौज को लिख लीजिए क, ठीक, और मच्छीवाड़ा को लिख लीजिए मच्छर, मच्छर तो आप जानते हैं। सरहिंद को लिख लीजिए इसी में रह से। अब ये क्या, चौक, क्या हो गया, चौक। इसी में एक शब्द में और छोटा सा
जौ का मच्छर, जौ का मच्छर, ठीक है। जौ का मच्छर आपका ट्रिक हुआ। इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, 4 युद्ध हुआ। मच्छर में आप सरहिंद वाला याद आ जाएगा। ज से चौसा, क से म से मच्छीवाड़ा, से सरहिंद, इसमें आपको याद है। जौ का मच्छर, जौ का मच्छर, समझिए जौ का मच्छर क्या होता है। इसको आप थोड़ा सा, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए इसमें, आपको अगर कुछ और रिसर्च करना हो तो कर लीजिएगा, समय बर्बाद कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? ये तो ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। जौ का मच्छर याद कर लीजिएगा। इधर पी के सीजी, पी के सीजी, पी के सीजी किसका है, बाबर के चारों युद्ध, पानीपत प्रथम, खानवा, चंदेरी खान। पानीपत प्रथम, अभी मैं आपको देखो, अभी मैं आपको कहाँ तक, अभी अकबर तक पहुंचा। अब अकबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किन परिस्थितियों में बैठेगा, उसी उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काल और आपको याद होगा। अभी मैं इसको रिवाइज भी कर दूंगा, पहले अकबर को थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, सब आप, फिर इसके बाद अकबर का राज्याभिषेक हुआ, हुमायूं की मृत्यु हुई, ये सारी चीजें आप रटते रहते हैं ना, नहीं भाई। सारों का टाइम पीरियड आप जब मिलाएंगे, जब कंपाइल करेंगे तो आपको कुछ भी रटने को है। अभी आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा कि 10 साल हुमायूं, बीच में तुर्की अफगान वंश 15 साल के लिए, फिर हुमायूं आता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, फिर अकबर। अब हम कहाँ पहुंचे, अकबर तक पहुंच चुके हैं। अब आइए हम किन परिस्थितियों में अकबर गद्दी पर बैठा, उसको समझ लें। अकबर किन परिस्थितियों में आया, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये सारा जो मैं बनाया है, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया है भारत का मैप, ये उस समय का मैप मानिए इसको, किस समय का, मुगल पीरियड का, ठीक है। अब इसमें इधर अभी मत देखिएगा, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अब जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इधर, ये बनाया मैंने, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली में कौन बैठा है, हुमायूं। हुमायूं कैसे बैठे, आप जान ही रहे हैं, अभी मैंने बताया कि 2 युद्धों से हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त की। कौन कौन युद्ध, चौक का मच्छर मैंने बताया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद के युद्ध से हुमायूं पुनः दिल्ली पर आ जाता है, ठीक। तो अब यहाँ हुमायूं दिल्ली पर आके बैठ चुके हैं, किस ईयर में, 1555। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो 1555 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठे, ठीक। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी समय इन्होंने किया कि जो अकबर था, हालांकि अकबर उस समय 12, 13, 14 साल का था। अकबर की इन्होंने क्या किया कि अकबर को इन्होंने पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अच्छा, पंजाब मान लीजिए यहाँ पे है, तो पंजाब का इन्होंने अकबर को सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन अकबर था 12, 13 साल का, 13 या 14 साल का। तो अब अकबर को कैसे, तो अकबर के संरक्षण के लिए उनके साथ किसको भेजा, बैरम खान, ठीक है। तो इधर पंजाब को डिप्यूट कर दिया अकबर को, और अकबर के संरक्षण में कौन था, बैरम खान, 1556 में। तो 1556 में हुमायूं गद्दी पर बैठा, 2 युद्धों से जीतकर, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में शेरशाह सूरी के वंशजों को हराकर को भगा देता है, मार के भगा उगा कर फिर अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। और अकबर को क्या करता है कि पंजाब डिप्यूट कर देता है, और अकबर का संरक्षण कौन रहता है, बैरम खान, ठीक। अच्छा, ये पंजाब जो है, आज वाला पंजाब मत समझिएगा, ये पंजाब उस समय का है, बड़ा पंजाब था।
हरियाणा तमाम सब पंजाब के अंदर ही थी। ठीक है, तो आज का पंजाब मत समझिए। मैंने बताया ना कि ये जो मैप मैंने बनाया है, ये आप मुगल पीरियड का ही समझिए। तो हुमायूं गद्दी पर बैठे और इधर पंजाब में अकबर को बैठा दिया। के संरक्षण बैरम खां थे। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें हो रही है? 1555। अब अब क्या होता है कि हुमायूं जो है, जब इन अफगानों को दो युद्धों से मार पीट कर भगाते हैं, आदिल शाह सूर और उनके तमाम शेरशाह सूरी के वंशजों को जब भगाते हैं दो युद्धों से, तो सब तो भाग जाते हैं। एक उसी में आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री होता है या सेनापति हुआ करता था। उसका क्या नाम था? हेमू। हेमू या हेमचंद। कहीं कहीं हेमू लिखा रहता है, कहीं कहीं हेमचंद लिखा रहता है। तो ये क्या करता है कि ये यहीं पे पानीपत, रेवाड़ी रेवाड़ी के आसपास यहीं घूमता रहता है, क्योंकि ये रेवाड़ी का था। हेमू कहाँ का था? रेवाड़ी का था। हेमू कौन था? हेमू जाति का बनिया था, वैसे था। और ये कौन था? आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था या सेनापति था। आदिल शाह सूर कौन था? शेर शाह सूरी का वंशज था। शेर शाह सूरी कौन था? यह एक अफगान था। ठीक है, तो हेमू या हेमचंद रेवाड़ी का रहने वाला था, वैश्य था, बनिया था। आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था, सेनापति था। और इस हेमू ने आदिल शाह सूर के लिए 22 युद्ध जीते। 24 में से 22 युद्ध, यहाँ पे लिखा है 22/24 युद्धों का विजय किया हेमू या हेमचंद। हेमू के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, हेमू था कौन? हेमू या हेमचंद वैश्य या बनिया था, रेवाड़ी का रहने वाला था, आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था या सेनापति था, 24 में से 22 युद्धों का विजेता था। इसी कारण, इस 22 युद्धों के विजेता के कारण इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली। ठीक। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि जब जो राजा, जो हिंदू शासक हुआ करते थे मुगल समय में या एंशियंट हिस्ट्री में भी, तो जब ज्यादा युद्ध जीतते थे तो वो अपने को किसकी उपाधि देते थे? विक्रमादित्य की उपाधि, हिंदू शासक। ठीक। यही इसका उल्टा है, मुस्लिम शासक क्या करते थे? मुस्लिम शासक जब जीतते थे, वे गाजी की उपाधि, गाजी, ठीक है, और जिहाद का नारा देते थे और गाजी की उपाधि प्रदान करते थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया इसने, हेमू या हेमचंद्र ने। क्यों? क्योंकि इसने 24 में से 22 युद्ध जीते। ये युद्ध किसके लिए? ज्यादातर आदिल शाह सूर के लिए। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज और है, जैसे यह विक्रमादित्य की उपाधि का अंतिम शासक था। हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक था। इसके बाद कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ये भी दिमाग में आप रखें। और मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। लेकिन आप मध्यकाल में अगर देखेंगे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत टैलेंटेड था हेमू, हेमचंद। ठीक है, तो हेमू के बारे में यही सब है। ठीक। अच्छा, हेमू के बारे में तो आप समझ गए। अब ये हेमू जो था, ये जब हुमायूं ने इन अफगानों को दो युद्धों से खदेड़ दिया दिल्ली से, तो हेमू नहीं गया, सब तो भाग गए, लेकिन हेमू वहीं रेवाड़ी के आसपास, रेवाड़ी का रहने वाला था, वहीं रेवाड़ी के आसपास घूमता रहा और मौके की तलाश में था इस दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। ठीक। दिल्ली पे हुमायूं बैठ गए, इधर पंजाब में अकबर को डिप्यूट कर दिया पंजाब को सूबेदार बना के। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से कहानी क्या होती है। हुमायूं 1555 में बैठता है और 5-6 महीने रहता है। ठीक। और किताबों का बड़ा शौकीन था हुमायूं। तो क्या करता है कि दिल्ली जो आज का दिल्ली है, वहीं पे दीन पनाह नगर
एक तरह से दीन पनाह नगर जो था उस समय का दिल्ली में, दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहीं पे किताबें पढ़ के सीढ़ियों से आ रहे थे, उतर रहे थे, और उन्हीं सीढ़ियों से गिरकर उनकी 1556 में, 1555 में तो गद्दी पर बैठा, 1556 में वही सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु, इसकी हुमायूं की। अब हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब ये तो ताक में था ही हेमू, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो रही है, 55 में गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो 56 में हुमायूं की मृत्यु हुई, हेमू ताक में था। तो क्या किया हेमू ने, हेमू ने इस पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया, नियंत्रण स्थापित। इसके मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद, ठीक। फिर बाद में पता चला अकबर को, अकबर पंजाब के, पंजाब में था, तो अकबर को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, सूचना मिली, और इधर जो है हेमू जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ये भी सूचना मिली। अब बेचारा अकबर करे क्या। अकबर को लोग कहते हैं, या बैरम खां को लोग कहते हैं कि स्थिति तुम्हारी बहुत सही नहीं है, अभी रहने दीजिए। तो ये सब नहीं मानते, सब क्या करते हैं कि दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली की तरफ, पंजाब से दिल्ली की तरफ चल देते। और उधर हेमू भी, हेमू दिल्ली पर बैठा था, तो हेमू क्या करता है, वो दिल्ली से पंजाब की तरफ चल देता है। ये पंजाब से दिल्ली की तरफ, वो पंजाब से दिल्ली से पंजाब की तरफ, और दोनों लोगों के बीच में मुलाकात हो जाती है, कहाँ पे, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में मुलाकात हो जाती है। और वहीं पे होता है युद्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब मैं आपसे पूछूं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। 1556 में। हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, जब हुमायूं मरेगा, 1556 में मरा तो हेमू बैठा, तो हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, 1556। अच्छा, जब हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गई, अकबर को पता चला कि मृत्यु हो गई, तो अकबर का पंजाब के कलानौर में राज्याभिषेक किया जाता है 1556 में ही, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में किया गया, ठीक है, और दिल्ली का शासक मान लिया गया। लेकिन दिल्ली पे तो बैठा था हेमू। तो अकबर आगे बढ़े दिल्ली की तरफ, दिल्ली से हेमू बढ़ा, दोनों लोगों की मुलाकात पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में हो गई, और युद्ध होता है हरियाणा के पानीपत में, जिसको पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ईयर क्या होगा इसका, 1556, ठीक है। तो 1556 का ईयर बड़ा महत्वपूर्ण, 1556 का ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कई घटनाएं घटी। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, आप जान ही रहे हैं कि 55 में गद्दी पर बैठा, 56 में मर गया। कैसे मरा मैंने बताया। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो अकबर ने, उस समय हुमायूं ने क्या किया था कि अकबर को पंजाब में डिप्यूट किया था। इसकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद, अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है पंजाब के कलानौर में। कब भाई मृत्यु होगी तभी तो अकबर का राज्याभिषेक होगा, तो 1556 में होता है। और इधर हेमू ताक में बैठा ही था, किसी तरह से दिल्ली पे कब्जा करे। तो 56 में मरे, और 56 में ही हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इधर अकबर का राज्याभिषेक हो गया पंजाब के कलानौर में। अब मामला ये होगा कि दिल्ली की गद्दी पे हेमू कैसे बैठ के इसको हम लोग भगाएंगे। बैरम खां, अकबर, ये लोग मिलकर सोचे कि इसको भगाओ। लेकिन कुछ लोगों ने इनसे कहा, इन लोगों से कि अभी तुम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, अभी जहां हो अपनी स्थिति को मजबूत कर लो, तब तुम लोग हेमू पे आक्रमण करो। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ जाते हैं। और उधर से जब वो हेमू सुनता है, तो वो भी दिल्ली से पंजाब की तरफ बढ़ जाता है। दोनों लोगों की मुलाकात हो जाती है, कहाँ पे, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में, के बीच में पड़ता है, वहीं पे होता है पानीपत का 1556। तो देखिए मैंने लिखा है, हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्याभिषेक, पंजाब के कलानौर में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अच्छा, द्वितीय युद्ध होता किसमें है, अकबर और हेमू के बीच। हालांकि अकबर 13-14 साल के रहते हैं, तो मुख्य रूप से आप कहिए बैरम खां और हेमू के बीच। लेकिन किताबों में अकबर और हेमू
ही रहता है, उसी को आप, क्योंकि यह संरक्षण था ना, संरक्षक था बैरम। तो दोनों लोगों के बीच में युद्ध होता है। अच्छा, जब युद्ध होता है तो हेमू तो बड़ा मजबूत था, ये लोग थोड़ा कमजोर हो गए, अकबर और बैरम खान। स्थिति ये होती है कि अकबर हारने के कगार पे, अकबर और बैरम। लेकिन अचानक जो है हेमू की आंख में तीर लग जाता है। जब हेमू के आंख में तीर लग जाता है तो उसकी सेना में भगदड़ मच जाता है, उसकी सेना भाग जाती है। अब ये हेमू का दुर्भाग्य समझिए या अकबर का सौभाग्य समझिए, हो सकता है ना बात। अचानक तीर लगा और बेचारा उसकी सेना सब कुछ था, हेमू तो अकबर को हरा देता। तीर लगने के बाद अंततः अकबर हेमू को हरा देते हैं और दिल्ली की गद्दी पर 1556 में बैठ जाते हैं। तो ये है। अच्छा, अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको क्लियर हो गया होगा। द्वितीय युद्ध क्या, प्रथम क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध क्या था? बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, पानीपत के प्रथम युद्ध। तो वहां भी लोदी जो है अफगान है, तो मुगल अफगानों को हराए वहां भी। और यहाँ भी देखिए हेमू क्या था, अफगानों का एक तरह से कहिए सेनापति था। फिर यहाँ पे जो है मुगल हराए। ठीक है, तो अकबर अंततः, तो जब जब हेमू दिल्ली की तरफ हेमू गद्दी पर बैठता है और उधर पंजाब से दिल्ली की तरफ, तभी हेमू दिल्ली से पंजाब की तरफ दोनों मिलकर चलते हैं। फिर दोनों की बीच हरियाणा के पानीपत में हो जाती है और वहीं पे युद्ध होता है। हेमू के आंख में तीर लग जाता है, जिससे अंततः अकबर जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, हेमू कौन था ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि बैस था, बनिया था, रेवाड़ी का रहने वाला था, आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री या सेनापति था। आदिल शाह सूर कौन था? शेर शाह सूरी का वंशज था। ठीक है, हेमू 24 में से 22 युद्धों का विजेता है, जिस कारण से इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 24 में से 22 युद्ध ज्यादातर आदिल शाह सूर के लिए इन्होंने जीता और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था और मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक। ठीक है, तो 1556 ये ईयर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1556 वाला ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे 1707 औरंगजेब की मृत्यु, बार बार मैं रिपीट किया हूँ तो आपको याद हो गया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। इसी तरह से 1556 में हुमायूं की मृत्यु भी हुई। 1556 में हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ पंजाब के कला। ये सारी घटनाएं एक साथ घटी और आप लोग रटते हैं अलग अलग। जब अलग अलग रटेंगे कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। अच्छा, अकबर की उम्र इस समय 1556 में लगभग 13 या 14 साल की थी। 13 थी कि 14 थी, जब अकबर का पॉलिटिकल हिस्ट्री में बताऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा किसको प्राथमिकता देनी है, 13 को कि 14 को, वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो 1556 का ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक हेमू का हेमचंद बहुत। ठीक है, तो अकबर तक हम लोग पहुंच गए कि अब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका है। ठीक है, अब आइए पूरी चीजों को कंपाइल करके अंत तक चलते हैं औरंगजेब। उसके लिए ये सारी चीजें आप बना लीजिएगा। उसके लिए मैंने एक और ही छोटा सा बनाया है, यहाँ से आपको सारा डेटा और कंपाइल क्लियर। तो बाबर 1526 से 1530, जैसा कि मैंने अभी बताया। हुमायूं 1530 से 1540 और सेकंड टाइम वाला 1555 से 1556। 2 बार हुमायूं आया है ना। फिर उसके बाद अकबर 1556, ये 1556 में ही तो अकबर टाइम पीरियड है, 1556 से 1605। 1556 में ही तो राजाभिषेक हुआ, 1556 में ही तो पानीपत का द्वितीय युद्ध से जीता है अकबर।
1556 का ईयर तो आप कभी नहीं भूल सकते। 1556 से 1605, फिर जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1758, औरंगजेब का 1658 से 1707। तो अब ये चीज कैसे आपको याद करेंगे भाई, इतनी चीजें हो गई। इसमें से कुछ चीजें तो आपको याद हो गई होंगी, जैसे बाबर का 1526 से 1530, ये तो नहीं भूलेगा आपको। और दूसरा ये हुमायूं का, कि हुमायूं एक बार 10 साल, फिर अगले 1 साल और, तो 10 साल में 30 से 40, और फिर 55 से 56, ये भी आपको नहीं, ये भी आपको याद ही होगा। 1556 वाला ईयर है, ये तो आपको एकदम याद होगा, कि अकबर का सारा राज्याभिषेक, गद्दी पर तमाम चीजें हुई। ठीक। और ये 1707, औरंगजेब का मृत्यु, 1707 में कई बार मैं बता। ठीक। अब इसको कैसे याद करना, मैं रीजनिंग बता रहा हूँ, रीजनिंग की तरह इसको याद करिए, तब रटेंगे तो भूल जाएंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इससे क्वेश्चन आते हैं, टाइम पीरियड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखिए, 1555 मतलब अकबर और औरंगजेब, इन दोनों के टाइम पीरियड में लगभग 100 वर्ष का अंतर। आप निकाल के देख लीजिएगा, 98 आएगा, लेकिन एक मोटा मोटी मानिए कि 100 वर्ष का अंतर है, अकबर और औरंगजेब। ठीक। और एक चीज और देखिए, अकबर का टोटल टाइम पीरियड लगभग 49 वर्ष, और औरंगजेब का टोटल टाइम पीरियड लगभग 49 वर्ष। 50 आएगा, लेकिन अब मैंने एक मोटी मोटा आपको याद करने के लिए, ऐसा मैंने देखिए रीजनिंग टाइप मैंने बनाया, ये 49 वर्ष, ये भी 49 वर्ष, और दोनों के टाइम पीरियड में 100 वर्ष का अंतर। ये सब बताने का क्या मतलब है, अब सुनिए। ये इतना तो आपको याद होगा ही, इतना वाला अकबर का देखिए, 1556 तो आपको याद होगा, इसको इसमें कोई डाउट। 1556 आपको याद है। अब 49 वर्ष लगभग शासन किए, तो 1606 या जो भी, तो 1605 ऐसे आपको याद है। ठीक। इसके बाद जब 1605 आ गया, तो 1605 से आप ये भी निकाल लेंगे जहांगीर का, कि हाँ ये गया, तो 1605 जहांगीर आ जाए। ठीक। और इधर देखिए, 1707 आपको औरंगजेब का याद है, 49 वर्ष शासन किया, यानी कि 49 इसमें से घटाएंगे तो 1658 आ जाएगा। 1658 जब आ गया, यही 1658 यहाँ कर लेंगे शाहजहां में। ठीक। तो अब आपको ध्यान क्या केवल देना है, रीजनिंग से निकालते जाइए। ये 1658 आ गया, 1707 आपको याद है, 1556 से 49 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर इससे यहाँ लिख लेंगे, ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बचा कौन, केवल 1627। अब एक ईयर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए कि एक एक चीज मैं आपको एकदम, है ना, तो आप याद कर सकते हैं, 1627 कर सकते हैं ना, बाकी तो मैंने रीजनिंग से बता दिया। अब ये 49 वर्ष लिखा है, तो ये मत कहिएगा अगर सर 50 हो रहा है, और एक मैंने मोटी मोटा आपको हिंट करने के लिए रीजनिंग टाइप मैंने बनाया। जो 100 वर्ष लिखा है, 98 हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि सर 98 अपन कैसे कर दिया, ये नहीं, आपको दिमाग में बैठाने के लिए मैंने रीजनिंग टाइप बनाया। शाहजहां औरंगजेब, ये बाबर से लेके औरंगजेब तक का काल है, यही था। ठीक। सारी चीजों को कंपाइल करके मैंने ये, ठीक है। तो ये हो गया काल, मुगल काल का पहला टाइम पीरियड, बाबर, हुमायूं, सारी चीजों को एक लाइन से हम लोग ने देखा। इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। और अकबर को भी हमने देखा, अकबर। अच्छा, इन कालों में मैंने कितने युद्ध बताए आपको, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक तो बाबर का बताया 4 युद्ध, पीकेसीजी, पीकेसीजी, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 4 युद्ध ये हो गया। फिर इसके बाद मुगलों ने, अ, अफगानों ने मुगलों से सत्ता छीनी 2 युद्ध से, चौसा और कन्नौज। फिर इसके बाद मुगल मुगल आते हैं, फिर सत्ता छीनते हैं अफगानों से, इससे मच्छर, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध से, दो दो 4 युद्ध ये हो गए। चार ये 8 युद्ध हो गए। और एक मैंने बताया पानीपत का द्वितीय,
न हो। तो 9 युद्धों के बारे में मैंने, तो अभी इन युद्धों का टाइम पीरियड आपको रटना नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। ऐसे रीजनिंग से पढ़ेंगे, ऐसे चिंतन मनन करिए, जैसे मैंने बताया कंसेप्ट से चिंतन मनन करिए, आपको याद हो जाएगा, एकदम टोटल याद हो जाएगा। एक आध छह इधर उधर थोड़ा बहुत होगा तो उतना आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में सदा के लिए बैठ जाए। ठीक है। तो टाइम पीरियड से संबंधित, समय काल से संबंधित आपको कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग सॉल्व करिए। कुछ कंसेप्ट से, ये 9 युद्धों के बारे में मैंने बताया, बड़े महत्वपूर्ण है। इन एक एक युद्धों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे क्या हुआ। लेकिन जब वो एक एक युद्ध उठाएंगे, जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब इसी में आगे आएगा। जैसे 1556 का ईयर मैंने बताया ना कि बड़ा महत्वपूर्ण है, इतनी घटनाएं घटी। 1707 का ईयर औरंगजेब की मृत्यु, उससे आप कहाँ से यहाँ से रीजनिंग निकालनी है। 49 वर्ष घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये शाहजहां का अंतिम वर्ष होगा, फिर ऐसे करके निकालेंगे, निकाल लेंगे ऐसे, याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो हेमू के बारे में भी जाना, हेमू बड़ा महत्वपूर्ण, हेमू या हेमचंद, वैश्य बनिया रेवाड़ी का दुशासूर का, सारी चीज। तो आज मैंने काल के बारे में और 9 युद्धों के बारे में भी डिस्कस किया है। कुछ अकबर के बारे में बताया कि अकबर की कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि अकबर राज्य, अकबर आया, किस परिस्थितियों में अकबर आया, और अकबर की उम्र कितनी थी, उसका संरक्षक कौन था, बैरम खां था, क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई। ठीक है। अब आज का लेक्चर हम लोग क्या करें, समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इतना ही है टाइम पीरियड। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं। इससे ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो जान लीजिए कि अपने टाइम अपना क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, नष्ट करेंगे। ठीक है। और अब टाइम पीरियड मैंने बता दिया, तो आगे का टॉपिक क्या होगा, कब्रों से संबंधित चर्चा, कि मृत्यु कहाँ हुई, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, फिर उसका कब्र कहाँ बना, क्योंकि कब्रों से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी बताना जरूरी है। ऐसे ही क्रम वाइज हम लोग, तो आज हम लोग मुगल काल का पहला समय काल पढ़ा, टाइम पीरियड, एक छोटा सा टॉपिक एक तरह से मानिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने समझाने में थोड़ा सा समय ले लिया। ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको चिंतन मनन करिए। ठीक है। पूरा जोर लगा के पढ़िए, जोर लगा के मतलब कुछ और मत समझिए। ठीक है। और इसको आप, ये चीज जो है, इसको अच्छे से एक बार देखिए, अच्छे से एक बार देखिए खूब, जैसे आप किसी और को देखते हैं, उसी तरह से आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। किसी और को मतलब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि किसी और को देखने का क्या मतलब। तो खूब अच्छे से इसको देखिए, इसका रीजनिंग कैसे कैसे मैंने सेट किया है तो समझिए। ठीक है। बाकी इसको कंसेप्चुलाइज करिए, चिंतन मनन करिए। ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग कब्रों से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।